साथियों जय हिंद। मैं अखिलेश। आज से जैसा कि हमने बताया था कि आज से हम अपनी लाइव क्लासेस चालू करेंगे और उसी प्रकार से आज हम अपनी लाइव क्लासेस चालू कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास टेंथ की सब्जेक्ट एसएसटी। हम लोग सारे विषय पढ़ रहे हैं अपनी ट्यूशन क्लासेस में, सारे सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, लेकिन एक सब्जेक्ट बच रहा था जिसका नाम है एसएसटी। तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे कि एसएसटी क्या है। एसएसटी में पढ़ना स्टार्ट करेंगे और एसएसटी का पहला चैप्टर जो होता है वो चैप्टर का नाम है संसाधन और विकास। और हम लोग आज पढ़ेंगे संसाधन और विकास नामक चैप्टर को। तो संसाधन और विकास नामक चैप्टर को पढ़ने से बहुत पहले मैं चाहता हूं कि आप लोगों को एक कोटेशन बताऊं, जिसमें कोटेशन में कहा यह जाता है कि हार तब होती है जब मान लिया जाता है, हार तब होती है जब मान लिया जाता है, और जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। तो ठान करके बैठिए। और हमको जैसे लग रहा होगा, हम लोगों को लगता है कि हम लोग हाई स्कूल में बहुत अच्छा रैंक नहीं ला पाएंगे, तो इस बात की गारंटी देते हैं आज जितना सिलेबस पढ़ाया जा रहा है उस सिलेबस को आप पढ़ते रहिए। लगातार हर एक सिलेबस की हर एक पॉइंट को, एक एक पन्ना को पढ़ दीजिए। आपकी सिलेबस में से कोई भी दिक्कत नहीं हो, आप जब बैठे पेपर में तो पूरी कॉन्फिडेंस के साथ बैठे, तो आपका नंबर एग्जामिनर कभी काट ही नहीं पाएगा, क्योंकि आप पूरी किताब का हर एक पन्ना पढ़ के जाएंगे। तो इस नाते आप तैयार रहिए। और आपका बोर्ड एग्जाम आपसे बहुत ज़्यादा नज़दीक है, इस कारण से आप लोग थोड़ी सी पढ़ाई को अपने जोर दीजिए और अपना समय जितना हो सके पढ़ाई पर लगाइए। तो हम लोग सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम क्या है? संसाधन। क्या चैप्टर का नाम है? संसाधन। हम लोग आज पढ़ेंगे संसाधन क्या है। तो संसाधन जो होता है, सभी चीज़ें प्रकृति में भी व्याप्त, सभी चीज़ें जो हमें अपनी ज़रूरतों की, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो, वे सभी चीज़ें प्रकृति में विद्यमान है। जो वे सभी चीज़ें जो प्रकृति में विद्यमान है, जैसे हमारे पास हमारे प्रकृति में पेड़ पौधे विद्यमान है, मनुष्य विद्यमान है, जानवर विद्यमान है, खेत बाड़ी विद्यमान है, लाइट विद्यमान है, मोबाइल विद्यमान है, हर एक चीज़, किताबें विद्यमान है। वे सभी चीज़ें जो हमारी हेल्प करती हैं, आवश्यकता की पूर्ति करती हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? संसाधन। वे सभी चीज़ें जो प्रकृति में, वे सभी चीज़ें जो प्रकृति में उपस्थित हैं तथा जो हमारी क्या करती हैं? हेल्प करती हैं, सहायता करती हैं, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं। हमारी जो जो आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? संसाधन कहते हैं। तो संसाधनों को, संसाधन जो होते हैं आवश्यकताओं की पूर्ति की करने वाले सभी चीज़ें होती हैं, तथा उनको बनाने के लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रौद्योगिकी उपस्थित है। प्रौद्योगिकी का मतलब होता है कारखाना। जैसे हमारी फ़ोन बनाने वाली कोई ना कोई कंपनी होगी, कोई ना कोई कंपनी तो होगी ही होगी। ऐसे सारी चीज़ों को बनाने के लिए हमारी किताब बनाने वाली कंपनी कोई ना कोई होगा ही होगा। तो सभी चीज़ें प्रकृति में उपस्थित, वे सभी चीज़ें जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती हों, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती हों, तथा उन्हें बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपस्थित हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं भाऊ? संसाधन कहते हैं। तो वे सभी चीज़ें जो हमारी सहायता भी प्रदान करती हों, हमें हमारी काम को, हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करती हों, तथा उन्हें बनाने के लिए प्रौद्योगिकी प्रकृति में उपस्थित हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? संसाधन बोलते हैं। तो संसाधनों को कई प्रकार से डिवाइड किया गया है। जैसे संसाधन को अगर देखा जाए तो संसाधनों को चार प्रकार के, चार भागों में बांटा गया है। संसाधन जो होते हैं उसे कितने भागों में बांटा गया? चार भाग में, मुख्य रूप से चार भागों में बांटा गया। चार भाग में कौन कौन से होते हैं? पहला होता है कि संसाधन उत्पत्ति कैसे हुआ, संसाधन आई कहां से। तो संसाधनों की उत्पत्ति के आधार पे पहला पढ़ा गया। हम लोग पढ़ेंगे कि संसाधन की उत्पत्ति कहां से हुआ है। तो संसाधनों की उत्पत्ति के आधार पे हम लोग पहला पढ़ेंगे। दूसरी पढ़ेंगे हम लोग संसाधन की समाप्ति के आधार पे। अब उत्पत्ति अगर हुआ है किसी भी चीज का, कोई भी चीज उत्पन्न हुआ है, तो ये तय है कि उसका विनाश निश्चित है, वो कभी ना कभी खत्म भी होगा, खत्म हो जाएगा। तो समाप्ति होगी उसकी। तो समाप्ति के आधार पे हम लोग पढ़ेंगे कि समाप्ति के आधार पे संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तीसरी बात जो होती है वो स्वामित्व के आधार पे होती है। स्वामित्व मतलब होता है कि किसका अधिकार होगा इन सभी संसाधनों पर, किन किन वस्तुओं पर किसका किसका अधिकार होगा, उसे बोलते हैं हम लोग स्वामित्व के आधार पर। और लास्ट जो होता है, चौथा होता है कि इनका विकास हुआ, तो विकास के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला संसाधन जो होता है उत्पत्ति के आधार पर, तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं।
उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से संसाधन? एक होता है जैव संसाधन, जिसे जैविक संसाधन भी कहते हैं, और एक होता है अजैव संसाधन। जैविक संसाधन क्या है? जैविक संसाधन का मतलब, जैव संसाधन का मतलब होता है वे सभी चीजें जिसमें जीवन व्याप्त हो, जिसमें क्या होता हो? जीवन व्याप्त होता है, जिसमें जीव जंतु उत्पन्न रहे, जिसमें जीव जंतु रहते हों या जीव जंतु हों, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? जैव संसाधन। क्या बोलेंगे? जैव संसाधन। जैसे हम लोग खुद भी हैं, मनुष्य एक जो होता है वो भी एक प्रकार का क्या है? संसाधन है। वो भी काम करता है, वो भी किसी ना किसी का हेल्प करता है, वो भी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। मनुष्य नहीं हो तो बहुत सारी चीजें रुक जाएंगी, बहुत सारी चीजें नहीं हो पाएंगी। तो इन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए हम लोग भी, जब आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं तो हम भी क्या हो गए? एक प्रकार के संसाधन हो गए। और संसाधन हम किस प्रकार के संसाधन है? तो उत्पत्ति के आधार पे अगर देखा जाए तो उत्पत्ति के आधार पे संसाधन कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार के। कौन कौन से? पहला होता है जैव संसाधन और दूसरा क्या होता है? अजैव संसाधन। तो जैव संसाधन क्या होता है? जैव संसाधन वे सभी संसाधन होते हैं जिसमें मानव जीवन, जिसमें जीवन व्याप्त होता है, जो जीवित होता हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? जैव संसाधन बोलते हैं। तो जैव संसाधन के एग्जाम्पल में अगर देखा जाए तो जैसे हो गया मानव। मानव भी एक प्रकार का क्या है? संसाधन है। मनुष्य एक प्रकार का क्या है? संसाधन है। क्यों? क्योंकि वो क्या करता है? आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। अपने घर में कोई काम होता है, घर बनता है, मकान बनती है, तो मकान बनाने वाला कौन होता है? मकान बनाने वाला मनुष्य ही होता है। अभी तो इतनी टेक्नोलॉजी नहीं बढ़ी है, हालांकि फिलहाल अभी के काम जो मनुष्य कर रहे हैं, तो मानव भी एक प्रकार का क्या है? संसाधन है। मैं भी अभी आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं भी एक प्रकार का क्या हूँ? आप लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा हूँ, इस नाते मैं भी एक प्रकार का क्या हूँ? संसाधन हूँ। तो वे सभी चीजें जो आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं, जो संसाधन होंगी। और संसाधन उत्पत्ति के आधार पर हम पढ़ रहे हैं, तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है जैविक संसाधन या जैव संसाधन, और एक होता है अजैव संसाधन। तो जैविक संसाधन वे या जैव संसाधन वे संसाधन होते हैं जो क्या करते हैं? जिसमें जीवन व्याप्त हो, जिसमें जीव जंतु रहते हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? जैव संसाधन होते हैं। और अजैव संसाधन वे संसाधन होते हैं जिसमें जीव जंतु नहीं हो, जिसमें जीवन व्याप्त नहीं हो। जिसमें जीवन व्याप्त नहीं होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अजैव संसाधन बोलेंगे। तो जैव संसाधन में सबसे पहला एग्जाम्पल होता है मानव। मनुष्य खुद ही एक प्रकार का संसाधन है। वो किस प्रकार का संसाधन है? जैव संसाधन है। जैसे वन्य जीव, वन में रहने वाले सभी जीव जंतु हो गए। जैसे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए बहुत सारे जीव जंतु होते हैं, जो जैसे गाय हो गई, भैंस हो गई, वे सभी जीव जंतु जो होते हैं, वे सभी जीव जंतु हमारे लिए क्या है? आवश्यक है, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। हमें गाय दूध देती है, भैंस दूध देती है, जिससे हम क्या पाते हैं? उसको पीते हैं, प्रोटीन मिलते हैं, फैट मिलती है, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जिससे हमारी शरीर डेवलप करती है। तो ये सभी चीज़ें जो होती हैं वो क्या है? वन्य जीवों से मिला है, जीव जंतुओं से मिला है। जैसे पशुधन हो गया, पशुधन से पशुओं से मिला हुआ है। तो वे सभी चीज़ें क्या होती हैं? जैव संसाधन होती हैं। इन सभी चीज़ों में जीव होती है। तो जिसमें जीव उत्पन्न हो, जिसमें जीव होता हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? जैव संसाधन बोलते हैं। वे सभी चीजें जैव संसाधन के अंदर आती हैं। दूसरा होता है अजैव संसाधन। तो अजैव संसाधन वे संसाधन होते हैं जिसमें जीवन व्याप्त नहीं हो, जिसमें जीव जंतु नहीं होते हो, जिसमें जीवन नहीं होता हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अजैव संसाधन। अजैव संसाधन में उदाहरण देखा जाए अगर, तो वे सभी चीजें जैसे चट्टानी हो गई। चट्टान में कोई जीवन नहीं होता है। चट्टान एक प्रकार का क्या है? निर्जीव होता है, जिसमें जीवन नहीं होता है। तो वो क्या हो जाएगा? वो अजैव संसाधन हो जाएगा। अजैव संसाधन क्या है? अजैव संसाधन वे सभी संसाधन जिसमें जीवन व्याप्त नहीं हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अजैव संसाधन बोले। अजैव संसाधन का एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो क्या होगा? चट्टानें हो जाएंगी, धातुएं हो जाएंगी। धातु हम लोग हाथों में धातुओं को पहनते हैं, सोना चांदी हीरा ये सभी चीजें पहनते हैं, तो क्या उसमें जीव होते हैं? नहीं होते हैं। तो वे सभी चीजें क्या होंगी? वे सभी धातुएं होंगी, चट्टानें होंगी। वो कैसे संसाधन होंगी? अजैव संसाधन हो जाएंगी। वे सभी चीजें इसमें जीवन व्याप्त नहीं होता है। अब होता है समाप्तता के आधार पे अगर देखा जाए, समाप्तता के आधार पे मतलब ये है कि ये जो संसाधन है वो समाप्त कैसे होंगे, समाप्तता के आधार पे कैसे कैसे डिवाइड किया गया। तो समाप्तता के आधार पर अगर बात किया जाए तो समाप्तता के आधार पे जो संसाधन होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है नवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय योग्य संसाधन, और एक होता है अनवीकरणीय योग्य संसाधन। नवीकरणीय योग्य संसाधन का मतलब क्या है? जिसे हम लोग पुनः नवीकरण करके, नया करके उसे यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? नवीकरणीय संसाधन बोलते हैं। क्या बोलेंगे? नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं? वे सभी संसाधन जिसे एक बार प्रयोग करने के पश्चात
पुनः दोबारा भी प्रयोग कर सकते हैं, उसे फिर से उपयोग में ला सकते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नवीकरणीय योग्य संसाधन बोलते हैं। नवीकरणीय योग्य संसाधन में जैसे आता है पवन ऊर्जा। अब पवन ऊर्जा को देखा जाए, जैसे कभी देखे होंगे आप लोग कि बड़े से पोल लगी होती है, उस पर एक फैन लगा होता है, पंखा लगा होता है, और जैसे ही हवा चलती है, हवा चलने के कारण वो पंखा चलने लगता है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, विद्युत धारा को उत्पत्ति करते हैं। पवन चक्की नाम होते हैं जिसकी, उस पवन चक्की का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, वो नवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय संसाधन का मतलब है कि वो पवन ऊर्जा जो उससे हम लोग क्या निकालते हैं, पवन ऊर्जा निकालते हैं। पवन एक प्रकार की क्या देती है, ऊर्जा देती है। पवन में गति होती है और उस गति के कारण से क्या निकल चलती है, फैन चलने लगता है, और फैन विपरीत दिशा में चला करके उससे क्या उत्पन्न की जाती है, विद्युत धारा उत्पन्न की जाती है। तो ये क्या हो जाएगा, नवीकरणीय योग्य संसाधन। नवीकरणीय योग्य संसाधन वे संसाधन होते हैं जिससे क्या किया जाए, जिसे हम लोग नवीकरण करके पुनः उपयोग कर सके, दोबारा उपयोग कर सके, यूज कर सके। क्या ये बताइए, जो हवा से चल के गया, यहाँ से हवा जाएगा आगे, तो दूसरे पंखे के पास जाके हवा नहीं चलाएगा, चलाएगा। वो एक जगह से वो खत्म नहीं हो जाता है। ऐसा नहीं है कि फैन में एक बार पंखा में हवा अगर यूज कर लिया तो हवा वो खत्म हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। तो हवा कहीं ना कहीं, पवन जो होता है, पवन ऊर्जा, वो कौन सा संसाधन होता है, नवीकरणीय संसाधन होता है। जैसे सूर्य ऊर्जा हो गया, क्या सौर ऊर्जा का हम लोग यूज करते हैं तो क्या सौर ऊर्जा खत्म हो जाता है, नहीं होता है। उसे फिर से हम नवीकरण करके क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो वो हो जाता है सूर्य ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, जल ऊर्जा हो गया। जल ऊर्जा से क्या करते हैं, पानी को टर्मिनल पे गिरा करके, फैन के टर्मिनल पे गिरा करके, और फैन से क्या करते हैं, विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करके उसका यूज करते हैं। तो एक प्रकार का क्या हो गया, ये भी संसाधन हो गया। और ये सभी संसाधन किस प्रकार के संसाधन हो गए, ये नवीकरणीय योग्य संसाधन हो गए। और अनवीकरणीय योग्य संसाधन कौन से होते हैं, वे संसाधन जिसे हम पुनः नवीकरण करके यूज नहीं कर सकते हैं, नवीकरण करके यूज नहीं कर सकते। जैसे अब बताइए, हमारे पास कोयला होता है, कोयले को आप जला दें, कोयले को जलाने के पश्चात आप लेके जाइए और पुनः उसको कहिए कि वो जले, तो क्या जलेगा, नहीं जल सकता है, कभी नहीं जलेगा। क्यों, क्योंकि वो कैसा संसाधन है, वो अनवीकरणीय संसाधन है। कैसा संसाधन है, अनवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय संसाधन का मतलब क्या होता है, वे सभी संसाधन जिसको हम लोग पुनः नवीकरण करके, पुनः उसे उपयोग करने के पश्चात दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अनवीकरणीय संसाधन बोलेंगे। जैसे हो गया पेट्रोलियम। क्या हम लोग जब डीजल और पेट्रोल का यूज करते हैं, पेट्रोल लेके जाते हैं गाड़ी में डाल करके जाते हैं, चलाने के पश्चात क्या फिर खत्म होने के बाद पेट्रोल फिर से आ जाता है, क्या नहीं आता ना। तो ये सभी क्या होते हैं, पेट्रोलियम हो गया, डीजल हो गया, जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला हो गया, वे सभी चीजें क्या होती हैं, वे सभी चीजें अनवीकरणीय योग्य संसाधन होती हैं, जिसको हम नवीकरण करके यूज नहीं कर सकते हैं। ये सभी चीजें अनवीकरणीय योग्य संसाधन होते हैं। और आता है तीसरी बात, जो स्वामित्व के आधार पर बात की जाए। स्वामित्व का मतलब क्या है, स्वामित्व का मतलब होता है जिसके पास ज्यादा अधिकार हो। अधिकार क्षेत्र के आधार पर देखा जाए कि किसका किस पर अधिकार होगा, अधिकार क्षेत्र के आधार पर बात किया जाए तो संसाधन कैसे कैसे डिवाइड किया गया है। तो अगर स्वामित्व के आधार पे देखा जाए, अधिकार के हिसाब से देखा जाए, तो संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा होता है सामुदायिक संसाधन, तीसरा होता है राष्ट्रीय संसाधन, और चौथा होता है अंतरराष्ट्रीय संसाधन। कितने प्रकार के होते हैं, पहला होता है व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा होता है सामुदायिक संसाधन, तीसरा होता है राष्ट्रीय संसाधन, और चौथा होता है अंतरराष्ट्रीय संसाधन। तो व्यक्तिगत संसाधन क्या है, व्यक्तिगत संसाधन का मतलब ये होता है जो किसी वे संसाधन जिसमें किसी एक व्यक्ति का संसाधन में यूज होता हो, जिसका एक व्यक्ति यूज करता हो, जो केवल एक व्यक्ति का पर्सनल होता हो, उसे क्या बोलते हैं, व्यक्तिगत संसाधन बोलते हैं। जैसे हमारा घर जो होता है वो क्या है, एक प्रकार का संसाधन है। हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कौन कर रहा है, घर कर रहा है, तो घर एक प्रकार का संसाधन हुआ। और संसाधन में देखा जाए, अगर घर जो होता है वो क्या हो जाता है, वो हमारा अगर पर्सनल है, हमारा खुद का घर है, तो वो कैसा संसाधन होगा, व्यक्तिगत होगा, एक व्यक्ति का, अकेले व्यक्ति का होगा, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, व्यक्तिगत संसाधन बोलेंगे। हमारा खेती बाड़ी होती है, खेत होता है हमारा, क्या दूसरे का अधिकार होता है उस पर, नहीं होता है, केवल एक व्यक्ति का अधिकार होता है। उसे जब किसी एक व्यक्ति का अधिकार होगा, जैसे हमारा घर हो गया, हमारा खेत हो गया, हमारा बागीचा हो गया, तो वे सभी चीजें क्या होती हैं, व्यक्तिगत संसाधन के अंदर आती हैं। व्यक्तिगत संसाधन वे संसाधन होंगी जिसमें केवल एक व्यक्ति का अधिकार क्षेत्र होता है, उसे क्या बोलते हैं, व्यक्तिगत संसाधन बोलते हैं। सामुदायिक संसाधन क्या होती है, अब पढ़ेंगे सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन का मतलब होता है जैसे एक समुदाय का हो। जैसे हम लोग देखते हैं कि हमारे गांव में कोई ना कोई तालाब होता है जिसमें किसी एक व्यक्ति का पर्सनल अधिकार नहीं होता है। जब तक कि उसका पट्टा ना हो जाए तब तक उस व्यक्ति का अधिकार नहीं होगा। और जैसे हमारे गांव का नदी हो गया, हमारे गांव का मंदिर हो गया, मंदिरों पे हम लोग जाते हैं, शमशान घाट हो गया, चरण स्थान हो गया जहाँ गाय चरने जाती हैं, शमशान घाट हो गया, शमशान घाट में सभी लोग जाते हैं, किसी एक व्यक्ति का पर्सनल नहीं होता है।
तो वो कैसा संसाधन होगा? सामुदायिक संसाधन हो गया। चारण स्थान होता है, चारण क्षेत्र जैसे होता है, गाय भैंस चरने के लिए एक जगह होती है प्रॉपर, जिसे बंजर भूमि बोलते हैं। वो बंजर भूमि किसी एक व्यक्ति का पर्सनल नहीं होता, वो सबका होता है। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? सामुदायिक संसाधन बोलेंगे। तीसरा होता है राष्ट्रीय संसाधन। तो राष्ट्रीय संसाधन क्या होते हैं? राष्ट्रीय संसाधन वे सभी संसाधन होते हैं जो राष्ट्र के क्षेत्र में आता हो, राष्ट्र के अधिकार में आता हो, पूरे देश के अधिकार में आता है, उसे हम लोग बोलते हैं क्या? राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन में अगर देखा जाए तो जैसे हमारे समुद्र होता है, समुद्रों में एक ऐसा कुछ जगह होता होगा, कुछ जगह क्या मतलब ये समझ लीजिए कि 22 मतलब अगर हम लोग कहें समुद्री भाषा में कहें कि समुद्री में होता है कि 12 मील, 12 समुद्री मील जो होता है उस पर समुद्र केवल राष्ट्र का अधिकार होता है। जैसे अगर देखें पश्चिम बंगाल, वहाँ देखा जाए बंगाल की खाड़ी में देखा जाए तो बंगाल की खाड़ी में भारत का अधिकार क्षेत्र कितना है? तो 12 समुद्री मील तक का जो स्थान होता है वो भारत का होता है। उसके पश्चात वो भारत नहीं यूज कर सकता है, उसे राष्ट्रीय बोला जाएगा। जैसे अच्छा, अब ये क्या होता है? समुद्री मील जो होती है 12 समुद्री मील बराबर होता है 22.2 किलोमीटर। मतलब समुद्र में तमिलनाडु से लेकर के अपनी क्षेत्र जो होती है, तमिलनाडु अपने देश की मुख्य भूमि से लेकर के 22 किलोमीटर, 22.2 किलोमीटर तक की दूरी जो होती है वो भारत यूज कर सकता है। उसमें जितने भी खदान की चीज़ें निकलेंगी, उसमें सोना चांदी पेट्रोलियम जो भी चीज़ें निकलेंगी वे सभी चीज़ें किसकी होंगी? भारत की होंगी टोटली। तो उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? उसको राष्ट्रीय संसाधन बोल सकते हैं। राष्ट्रीय संसाधन क्या है? राष्ट्रीय संसाधन जिसमें राष्ट्र का पूरा अधिकार होता है, सभी राष्ट्र के सभी लोगों का अधिकार होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय संसाधन बोलते हैं। राष्ट्रीय संसाधन कहाँ तक का होता है? 22.2 किलोमीटर तक की समुद्र के क्षेत्र में होता है। तो ये क्या हो गया? राष्ट्रीय संसाधन हो गया। अंतरराष्ट्रीय संसाधन क्या होता है? अंतरराष्ट्रीय संसाधन वे सभी संसाधन होते हैं जिसमें पूरे संसार पूरे ब्रह्मांड का अधिकार क्षेत्र होता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? उसे बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय संसाधन। जैसे समुद्र में अगर खदानें देखी कहीं मिल गई हैं, अगर वो खदानें 22.2 किलोमीटर के बाद पड़ती हैं, 22.2 किलोमीटर के बाद पड़ती हैं, अर्थात 200 समुद्री मील तक की, जो 200 समुद्री मील तक की स्थान होती है, उसमें जितनी भी चीज़ें उत्पन्न होंगी, जितनी भी चीज़ें मिलेंगी, वे सभी चीज़ें किसकी होंगी? वो अंतर्राष्ट्रीय होंगी। अंतर्राष्ट्रीय का मतलब सभी देशों का उस पर अधिकार होगा। वो केवल भारत उस पर अधिकार नहीं जता सकता है, केवल अमेरिका उस पर अपना अधिकार नहीं जता सकता है, किसी का भी अधिकार क्षेत्र नहीं आता है। अधिकार क्षेत्र कहाँ आता है? अधिकार क्षेत्र केवल आता है राष्ट्रीय संसाधन पर। इतनी बातें आशा करता हूं समझ में आ गई होंगी। अब लास्ट पढ़ते हैं हम लोग कि विकास के आधार पर अगर देखा जाए तो संसाधन कितने प्रकार का होता है? विकास के आधार पर संसाधन जो होते हैं वो भी यहाँ 4 प्रकार होते हैं। विकास के आधार पर अगर देखा जाए संसाधन कितने प्रकार के होंगे? 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार में से पहला संसाधन होता है, एक होता है संभावी संसाधन। संभावी संसाधन का मतलब होता है जिसकी संभावनाएं बनी होती हो, जिसकी संभावनाएं बनी हो। संभावना बनी होने का मतलब ये होता है, जैसे राजस्थान में अगर देखा जाए तो राजस्थान में बहुत तेज लू चलता है, लू बहुत तेज चलती है। गुजरात में, राजस्थान में यहाँ लू की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, हवा बहुत तेज चलती है। तो वहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं? पवन चक्की चला करके वहाँ से हम लोग संसाधन का यूज कर सकते हैं। हवा का यूज करके हम लोग बड़े आराम से हम लोग पवन से वैद्युत ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। तो उसकी संभावनाएं बनी हुई हैं, वहाँ पे संभावनाएं हैं कि और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग पवन चक्की चलाएं और पवन चक्की से चला करके उसका क्या कर सकते हैं? उस संसाधनों का यूज कर सकते हैं। तो जिनकी संभावनाएं होती हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? संभावी संसाधन बोलते हैं। और एक होता है विकसित संसाधन। विकसित संसाधन वे संसाधन होते हैं जिसकी खोज पड़ताल तो हो चुकी है, जिसके बारे में पता तो चल चुकी है, लेकिन उसका भी यूज नहीं हो रहा, उसके बारे में जांच हो चुकी है, उसकी सारी चीज़ें पता है। तो विकसित संसाधन वे होते हैं जिनके बारे में सारी बातें पता होती हैं। सब भरण संसाधन। भंडारण क्या होता है? भंडारण जो होते हैं, भंडारण में अगर देखा जाए तो जैसे हमारे पास होता है H2O। H2O का हम लोग क्या कर सकते हैं? भंडारण है उसका। H2O जो होता है उसमें हम देखते हैं कि H2O में क्या होता है? H2O में 2 हाइड्रोजन की गैसेस हैं। 2 अणु किसके हैं? हाइड्रोजन के 2 अणु हैं। और ऑक्सीजन के कितने अणु हैं? 1 अणु है। इन्हें पता है हमको कि हाइड्रोजन को अगर 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु को मिला दिया जाए तो मिलने के बाद से क्या बन जाएगा? जल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पानी, जल बन जाएगा। परंतु इनका यूज अभी नहीं हो रहा है, इसको बनाया नहीं जा रहा है, इसकी इतनी ज़्यादा शक्तियाँ नहीं बढ़ सकी हैं हमारे पास कि हम इसको बना सकें। इस नाते ये क्या हो जाएंगी? ये अभी भंडारण के रूप में इकट्ठा हो गई हैं, केवल अभी इकट्ठा करके रखी गई हैं।
अब एक होता है लास्ट जो होता है उसे बोलते हैं हम लोग क्या, संचित कोष बोलते हैं। संचित कोष क्या होता है, संचित कोष वे सभी कोष होती हैं जो जिनका यूज तो हम कर सकते हैं, जिनके बारे में हमको अभी जानकारी नहीं है लेकिन हमारे देश में उत्पन्न है, अभी अभी उपस्थित है, उसको आवश्यकता के अनुसार हम लोग उसका यूज कर सकेंगे, तो उसे क्या बोलते हैं, संचित कोष बोलते हैं। इसी के साथ हम लोग इस चैप्टर के कुछ भाग को ख़त्म कर चुके हैं। इतनी चीज़ें हमें आशा है कि सबको समझ में आया होगा, और अगर जिसको समझ में नहीं आया होगा, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप सभी लोग इसका नोट्स ज़रूर बनाएं अपने खुद से। टीचर जिस तरीके से पढ़ा रहा है वीडियो को बैक करके देखिए और उसका नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने के बाद से इसका नोट्स बना करके तैयार करिए चीज़ें, और इसी प्रकार से शेड्यूल के हिसाब से धीरे धीरे क्लासेस अब लाइव आते रहेंगे हम, और आप लोगों को पढ़ाते रहेंगे, और इसे मेहनत से आप तैयार करिए। और जितनी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं उससे बाहर की चीज़ें कोई नहीं आने वाली हैं। और ये ओरिएंटेड, मैं आपको बता दूं कि ये कोई भी बाहर की किताब से नहीं, बल्कि ये किताब जो है देखिए आपके एनसीईआरटी, प्योर एनसीईआरटी की किताब से पढ़ाई जा रही है। इस नाते आप सभी लोग इसे भरपूर मात्रा में अच्छे से पढ़िए ताकि इसे अच्छा रैंक मिल सके। अब लास्ट में बस आप सभी लोग इनका बस एक चीज़ है कि आपका होमवर्क क्या रहेगा, तो होमवर्क के लिए समझ लीजिए जितने भी प्रकार हमने पढ़ाया संसाधनों के, इन सभी संसाधनों के कम से कम 2-2 एग्जाम्पल आप खोज करके, सभी संसाधनों के 2-2 एग्जाम्पल खोज करके अपनी कॉपी में लिखेंगे, और हम कभी भी पूछेंगे तो आप हो सके तो यूट्यूब पे अगर हैं तो यूट्यूब पर उसका कमेंट करें कि क्या क्या 2 संसाधन हो सकते हैं, सबके एग्जाम्पल आप लोग 2-2 एग्जाम्पल कम से कम भेजें, और अपनी नोट कॉपी जो बनाएं उस नोट कॉपी में भी लिखें इसे। और लास्ट में बस यही बोलेंगे कि अपने जम करके मेहनत से पढ़ाई करिए, और जय हिंद।